जिंदगी कैसे आई, इस सवाल के जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लाइफ इज अ थर्मोडायनामिक रियलिटी। अरे जो इनिशियल अर्थ की कंडीशन जैसे आपने ये बोला, और जब आप पढ़ेंगे कि इतनी खराब थी, उसको एक सूप का फॉर्म दिया जाता था। जो सेल्स ऑक्सीजन यूज करके सरवाइव कर रहे थे वो बचने लगे। मतलब कहीं ना कहीं समुद्र के डेप्थ में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इसी वजह से हम लोग ये सोचते थे कि जिंदगी इस धरती पर लाई गई है, जिंदगी इस धरती से निकली नहीं है। ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, फिर वो ऑक्सीजन निकलते रहे, फिर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। बात ये होती है कि आए ही क्यों। वहाँ पे सनलाइट अगर नहीं पहुंचे तो क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस में नहीं होगी? करना नहीं करिए अलग बात है, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में ये थ्योरीज के हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बन रहा था कि लाइफ कैसे लाई गई हो। तो इसलिए उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया कि क्या पता यहीं के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके लाइफ यहाँ खुद ब खुद पैदा हो गई। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था जब तक कि मिलर साहब और उरे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। ये वीडियो है जिंदगी के बारे में, जिंदगी के शुरुआत के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको जिंदगी के बारे में कैसे शुरू हुई है नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जिंदगी कैसे शुरू हुई, कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, किसी को नहीं पता। सो इन शॉर्ट, वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर, जहाँ काफी कॉन्वर्सेशन के बाद इवेंचुअली कुछ भी नया नहीं पता। एनीवेज, तो जिंदगी जो है उस सवालों के जवाब देते हुए वीडियो जाएगी, मेरे हिसाब से और ज्यादा सवाल पैदा करेगी। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। शुरू करते हैं इस बात से, जब बिग बैंग हुआ और हमारे पास अब तक देखा जाए तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, जिसमें सबसे कमजोर है ग्रेविटी। ठीक है, अब एक बात मान के चलते हैं कि अगर इन सारे चारों फंडामेंटल फोर्सेस का रेशो ठीक बराबर नहीं होता, सटीक नहीं होता, तो क्या हो सकता है। एक काम करते हैं कि हम ग्रेविटेशन फोर्स को मानते हैं कि 1% ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। तो जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद ऐसा थ्योरीज आती है जिसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, हिग्स बोसोन के बारे में, हिग्स फील्ड के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि फोटोन्स ने, लाइट ने हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट नहीं किया तो उसके अंदर मास नहीं आया। बाकी सारे पार्टिकल्स ने इंटरेक्ट कर लिया तो उनके अंदर मास आ गया। मास की वजह से स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, जिसका इफेक्ट हमें फील होता है एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान के चलते हैं कुछ अलग इंटरेक्शन होता और ग्रेविटी 1% ज्यादा स्ट्रांग होती तो बिग बैंग के बाद बिग क्रंच हो जाता। इवेंचुअली सारे जो मैटर बन के आए उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती, हल्की सी भी। यूनिवर्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो अच्छे से एक्सपेंड कर पाए, तो बिग क्रंच द्वारा यूनिवर्स को सपेट के पॉइंट बना देता। अब मानते हैं कि ग्रेविटी 1% वीक होती, तो 1% अगर वीक होती तो बहुत ज्यादा ही फैल जाती है दुनिया। इतनी फैल जाती कि शायद स्टार का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि स्टार के फॉर्मेशन के लिए हमें हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी छोटे एलिमेंट्स होते हैं, वो 7 होने चाहिए। तो भैया इतनी ग्रेविटी है नहीं तो उनको साथ रख सके, और इवेंचुअली न्यूक्लियर पावर से उसको ओवरकम कर जाएगी, तो स्टार का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता। तो सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा चलता था। सब सिर्फ 1% डिफरेंस, 1% की वजह से। इनफैक्ट 1% में 0.1 भी कर दो तभी हो जाएगा। इनफैक्ट अंकित ने पॉइंट आउट किया था कि अगर 0.01% भी फर्क होता तो जैसा हमारा यूनिवर्स है वैसा एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्स तो खैर टेक्निकली अभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में 3 बॉडी प्रॉब्लम की बात की थी कि 3 बॉडी जिसके अंदर जो सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट पे चल रही है, वो भी खुद अपने आप में स्टेबल नहीं है। यूनिवर्स में इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बॉडीज हैं, तब भी स्टेबल है, फॉर द टाइम बीइंग स्टेबल है। किसी रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि शायद 1 मिलीमीटर था या 1 मिलीमीटर था कि अगर मार्स अपना जो ऑर्बिट में है 1 मिलीमीटर भी कम कर लेगा, फिर भी इवेंचुअली कुछ सालों बाद कोलैप्स कर जाता पूरा सोलर सिस्टम। वो अभी भी करेगा, जिस कंडीशन में हमारा सोलर सिस्टम आज है वो अभी भी करेगा, लेकिन इवेंचुअली कुछ मिलियन साल बाद करेगा। खैर, ये सारी बातें बोलने का मुझे आपसे बस ये मतलब था कि सब कुछ परफेक्ट बैलेंस्ड आउट है, तभी लाइफ सस्टेन कर रही है। इसी वजह से हम लोग ये सोचते थे कि जिंदगी इस धरती पर लाई गई है, जिंदगी इस धरती से निकली नहीं है। अब ये धरती की कंडीशन क्या थी, क्या नहीं थी, डॉक्टर साहब से हम थोड़ी बातें करेंगे। आज थोड़ा बायोलॉजी का टॉपिक है, हमारे पास बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आई गेस। I'll try my best. ठीक है, अर्थ की कंडीशन क्या थी,
देखिए 4 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो जैसे आपने कहा था कि धीरे धीरे अलग अलग प्लैनेट्स बने, उनमें अलग अलग किस्म की चीजें थी। अब सबसे पहले तो ये था कि अर्थ शुरुआत में था बहुत ज्यादा गर्म था, तो जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर थे, वो जो कंपाउंड्स थे, वो मोल्टन स्टेट में थे, विच वाज मोस्टली आयन, मेजॉरिटी आयन कंपाउंड्स थे, थोड़े बहुत अलग अलग मेटालिक कंपाउंड्स थे। और ये पूरा आप अगर इसे पिक्चर करना चाहते हैं तो एक इसे लावा का बॉल जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बॉल है जिसमें चारों तरफ लावा है। अब मून भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन अगर आप थोड़ा एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि मून धीरे 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 एट अ स्नेल्स पेस हमसे दूर जा रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर दूर जा रहा है तो एक समय पे वो बहुत पास था। तो क्योंकि मून बहुत पास था तो जो टाइडल फोर्सेस रहते हैं, मून की ग्रेविटी का इस लावा पर जो इफेक्ट पड़ता है और जो वो हमारी धरती के आजू बाजू घूमते रहता है, उससे मैसिव टाइडल फोर्सेस इस लावा के ऊपर चलते थे। तो सुनामी निकलती थी लावा की सुनामी चलती थी। तो एकदम ही अनसस्टेनेबल कंडीशंस थी यहाँ पर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो अनसस्टेनेबल चीजें कह रहे हैं कि मोल्टन लावा था, जिंदगी कितनी खूबसूरत है कि अगर वो मोल्टन लावा उस समय नहीं होता और इवेंचुअली ठंडा नहीं होता और अंदर हमारे पास मोल्टन आयरन नहीं होता, तो अर्थ की रोटेशन से जो मोल्टन आयरन घूमता है, जिसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आज हम सूरज की गर्मी से, इन टर्म्स ऑफ गर्मी नहीं, मतलब कि जो हार्मफुल रेज होती है उससे बच पाते हैं। तो वो भी परफेक्ट कंडीशन में होना जरूरी था। लाइफ हमेशा परफेक्ट बैलेंस में ही एग्जिस्ट करी है। ठीक है, आगे मैं बोलूं? यस सर। पक्का? कुछ बोलना है? नहीं सर, चुप रहना। तो अब क्योंकि ये सब कंडीशंस थी, तो इसकी वजह से कुछ कुछ गैसेस भी एग्जिस्ट करती थी। एक कच्चा पक्का एटमॉस्फेयर हमारे पास था, जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पर अब तक नहीं था। खैर लाइफ पर ही नहीं था ओवरऑल। तो व्हाट वर दीज गैसेस दैट कंप्राइज ऑफ अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, मीथेन। ठीक है, ये मेजर थी, और साथ ही साथ अमोनिया। अब अगर आप नोटिस करेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ है नहीं, है ना, मगर लाइफ सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन होती है बहुत जरूरी। तो ये ऑक्सीजन आई कैसे? अब शुरू होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। क्या होता है कि इन कंडीशंस में भी धीरे धीरे ये जो केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, ये क्योंकि थर्मोडायनामिक्स डिटेक्ट करता है कि एनर्जी का एक फ्लो होना चाहिए, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग कंपाउंड्स बनाने लगते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग कंपाउंड्स इस कदर बिहेव करते हैं कि दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड एट द सेम टाइम वो खुद को सस्टेन करेंगे इस हार्मफुल एनवायरनमेंट में। इन्हें एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, इनके रिएक्शन से ऑक्सीजन एज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट रिलीज होता था। मगर क्योंकि आजू बाजू सिर्फ मोल्टन लावा है, आयन है, ये सब है, और ऑक्सीजन जितना हमें केमिस्ट्री में पढ़ा है बहुत रिएक्टिव गैस है, फटाक से इन चीजों से रिएक्ट कर जाती है। अब ओवर टाइम ये सारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं धीरे 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 काम डाउन होने लगते हैं। धीरे 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 वाटर वेपर जो है, क्योंकि काम डाउन हो रहे हैं, हीट भी कम हो रही है, तो ऊपर जो है एक क्रस्ट बन जाता है। वो क्रस्ट बन जाता है और नीचे मोल्टन लावा अभी भी रहता है। अब क्योंकि ऊपर क्रस्ट बन गया है, ज्यादातर हीट डिसिपेट हो गई है, जो वाटर वेपर है वो कूल होकर धीरे धीरे स्मॉल वाटर बॉडीज बनने लगती हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये हो रही है कि क्योंकि ऊपर अब सब कुछ फ्रीज हो गया है, एक क्रस्ट फॉर्म हो गया है, तो जो ऑक्सीजन थी वो अब रिएक्ट किससे करेगी? ज्यादातर चीजों से रिएक्ट करके रॉक फॉर्मेशन हो चुका है, बिल्कुल, है ना। तो ये ऑक्सीजन अब होने लगती है एक्यूमुलेट। धीरे 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 एटमॉस्फेयर में अब ऑक्सीजन आने लगी जो किसी चीज से रिएक्ट नहीं कर सकती। फिर बनती है एक ओजोन लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर। एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, क्योंकि जो यूवी रेस थी उससे बचा ले, वो हार्मफुल थी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये जो प्रोटो सेल्स थे हमारे पास जो एक्ट करते थे एज ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए ऑक्सीजन बन गई अब हार्मफुल, टॉक्सिक, क्योंकि पहले एक रिडक्टिव एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर रिडक्टिव था, अब ये ऑक्सीडेटिव बनते जा रहा है। तो ये सेल्स मरने लग गए, एंड थ्रू बेसिक नेचुरल सिलेक्शंस जो सेल्स ऑक्सीजन यूज करके सरवाइव कर रहे थे वो बचने लगे। सो नाउ प्रोटो लाइफ, मतलब शुरुआत की लाइफ, इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एनाएरोब्स
to aerobes. मगर अब सवाल ये आता है, अब देखिए हम यहाँ तक तो समझ चुके हैं कि कैसे हमने एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, फिर वो ऑक्सीजन निकलते रहे, फिर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। बात ये होती है कि आए ही क्यों? आए ही क्यों? मतलब हमारे जो इनिशियल अर्थ की कंडीशन, जैसे आपने ये बोला, और जब आप पढ़ेंगे कि इतनी खराब थी, उसको एक सूप का फॉर्म दिया जाता था कि उसमें पानी है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है और उसके बाद मीथेन है। ये ऐसी जहरीली चीजें चल रही हैं, उससे लाइफ कैसे बन सकती है? इसी के ऊपर एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया था 1920 के वक्त। दो साइंटिस्ट थे यार, मैं नाम तो भूल जाता हूँ। Alexander Oparin and JBS Haldane. देख रहे हैं मल्टीलिंगुअल साहब हमारे। मल्टीलिंगुअल नहीं पढ़ता नहीं है। तो इन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कि देखिए जिंदगी कैसे आई धरती पे। इसके ऊपर लोगों ने क्या बताया कि जिंदगी बाहर से आई गई है, किसी सुप्रीम बीइंग ने डाली है इस जिंदगी को इस धरती पे, जो अभी भी चल रही है थ्योरीज। इसको आप बिलीव करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, अलग बात है, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में ये थ्योरीज के हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बन रहा था कि लाइफ कैसे लाई गई होगी। तो इसलिए उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया कि क्या पता यहीं के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके लाइफ यहाँ खुद ब खुद पैदा हो गई। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था जब तक कि मिलर साहब और उरे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मैंने रील में बताया, उन्होंने सेम अर्थ लाइक कंडीशन बनाई लैब के अंदर। उन्होंने समुद्र के लिए पानी ला दिया, मीथेन और ये सब गैसेस का इस्तेमाल किया, और हमें पता था कि उस समय एनर्जी का सोर्स क्या है, बिजलियां, कड़कती बिजली, सन की रेज भी हैं अंदर। मान लीजिए ये एक चीज जो है ये टेक्निकल है, तो आप थोड़ा समझा दो कि उस समय में किस तरह जो एनर्जी सोर्सेस थे वो कहाँ से आए थे, जो हाइड्रोथर्मल आउटलेट्स रहते थे, ये सब रहते थे। नहीं, वो देखो बहुत गहराई में जाएंगे तो सिंपल से ये समझते हैं कि देखिए बात ये है, लावा चल रहा है, गर्मी है, अगर पानी है और एक सर्टेन गैप में पानी आ गया मान लीजिए, और लावा ने उसको गर्म कर दिया, भाप बन जाएगा, तो ये भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहे हैं। सन तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा बिजलियां हैं, बादल हैं, तो बहुत सारे सो कॉल्ड एनर्जी के सोर्सेस हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि उस समय उस सूप के लिए मेजर एनर्जी का सोर्स शायद बिजली थी। तो उस लैब के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रोड्स डाले और इलेक्ट्रोड से बिजली देते रहे। फिर देखा गया कि कुछ समय बाद वो सॉल्यूशन जो था वो पहले पिंक हो गया, फिर रेड हो गया। फिर देखा गया कि भैया इवेंचुअली उन तारों से, इलेक्ट्रोड से और उस सूप के अंदर से एक लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड के बनते ही ये साबित होने लगा कि जिंदगी का जो बेसिक एलिमेंट्स था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स था, वो इस धरती पे इसी कंडीशन में आ सकता है। अब इस एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित नहीं किया था, क्या साबित किया था, वो तो बात की बात है। उससे पहले अंकित साहब से हम आपसे बात करवाएंगे कि अंकित साहब ने एक और चीज आपको बताएंगे कि लाइफ के लिए, जैसे अभी हम सोच रहे थे कि एनर्जी सोर्स हमें बिजलियों की ही जरूरत थी, बिना बिजली के सोर्स के भी चीजें आ सकती थी। कैसे आ सकती थी, समुद्रों के अंदर जिंदगी कैसे आ सकती थी, ये सारी बातें अंकित साहब बताएंगे। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी कैसे आई, इस सवाल के जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस के थोड़े बहुत आंसर आ चुके हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे आए थे। अंकित साहब, तो अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लाइफ एग्जिस्टेंस में कैसे आया, तो अभी जो भी एक्सपेरिमेंट बता रहा था सुफियान, उसमें क्या था कि हर बार आप देखोगे सारे एक्सपेरिमेंट में कि एक एनर्जी सोर्स बार बार दिया जा रहा है ना, जो स्पार्कलिंग या चिंगारी की जो बात चल रही थी कि क्यों वो जरूरी है, तो था कि लाइफ को एग्जिस्टेंस में आने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोर्स ऑफ एनर्जी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता है ऑक्सीजन को लाने के लिए, तो था कि सनलाइट के कारण कहीं ना कहीं ऑक्सीजन डेवलप हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुए होंगे। उसके बाद अभी तक क्या माना जाता था कि जब तक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो, है ना, तब तक कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं होगा, है ना। जैसे पहले सनलाइट था तो सनलाइट के कारण ऑक्सीजन डेवलप हो गया केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो फिर ये कंक्लूजन आया कि जहाँ पे सनलाइट अगर नहीं पहुँचे तो क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस में नहीं होगी। अभी तक का यही कंक्लूजन था। फिर अभी हाल में एक कॉन्सेप्ट आया डार्क ऑक्सीजन का, अभी प्रिपरेशन के थ्रू मैं पढ़ रहा था कि क्या होता है डार्क ऑक्सीजन में। तो अभी तक लोगों का ये मानना था कि समुद्र के अगर इनर डेप्थ में जाए जहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती तो वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसके कारण ये भी माना जाता था कि अदर प्लैनेट्स पे जहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस हो सकता है कि वहाँ पे लाइफ नहीं एग्जिस्ट करता। अब डार्क ऑक्सीजन का क्या कॉन्सेप्ट आया, उसमें था कि समुद्र के अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं। अभी ऑक्सीजन जो बोला कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए बहुत सारे ओर्स जो आप देखोगे सब में ऑक्सीजन ही पाया जाता है ना। तो था कि ऑक्सीजन, अब देखो क्या हुआ, समुद्र के डेप्थ पे जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा था तो बहुत सारे ओर्स थे अलग अलग मिनरल के, खासकर डी ब्लॉक वाले जो होते हैं ना,
तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स टर्म यूज किया जाता है उसके लिए, कि अलग अलग मेटल सब एक साथ रहते हैं, जिसमें मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, इन सब के ऑक्साइड्स भी होते हैं वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं कि समुद्र के अंदर जो पानी है H2 है उसको ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक होने का सोचो कंक्लूजन क्या आया कि अगर ये सारे मेटल मिनरल्स जो हैं वाटर को अगर ब्रेक कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन डेवलप हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं समुद्र के डेप्थ में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और एक कंक्लूजन क्या आया कि जिस प्लानेट पे है ना वाटर हो किसी भी फॉर्म में, सपोज दैट आइस के फॉर्म में हो, वेपर के फॉर्म में हो, और वहां पे ये मिनरल्स पाए जाते होंगे, तो उन सारे प्लेनेट पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, भले ही वहां सनलाइट पहुंचे या ना पहुंचे। तो ये सारा जो था डार्क ऑक्सीजन का भी नया नया हाल ही में कॉन्सेप्ट आया था, आई थिंक यही इसी ईयर आया है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन था मेरा व्योम से, वो ये था कि ठीक है सारा सूप वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, उसके बाद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की बात हुई है ना, कि कुछ कुछ चीजें डेवलप हुई जिसके कारण लाइफ एग्जिस्टेंस में आएगा। वहां पे था कि एमिनो एसिड डेवलप हुआ। तो क्या सिर्फ एमिनो एसिड से लाइफ डेवलप नहीं हो सकता, या फिर आरएनए क्यों जरूरी है? मैं पढ़ रहा था इसमें तो था कि आरएनए सबसे पहला जरूरी है क्योंकि वो खुद को कॉपी करता है ना, जिसके कारण लाइफ जो है फर्दर एक्सपेंड किया है ना, कि खुद को कॉपी करते करते और मल्टी सेलुलर जो भी है वो बना। तो वो मैं पूछना चाहूंगा व्योम से कि भाई तुम ये चीज समझाओ, क्योंकि मुझे ये पार्ट समझ में आया नहीं। इससे पहले मैं थोड़ा थर्मोडायनामिक्स की बात भी कर लेते हैं, जो हमने डिस्कशन भी किया था, उसके बाद ये सारी आरएनए और इस सब की बातें होंगी। क्या लगने लगा था हमें कि जब अमीनो एसिड्स बने उसके बाद सवाल के जवाब ये नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स मिलके इवेंचुअली लाइफ फॉर्म क्यों करने लगे, क्यों इकट्ठा होके आरएनए बनने लगे, उसके बाद डीएनए बने, फिर प्रोटीन, मतलब समझ लो कि पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आने लगे, क्यों नेचुरल सिलेक्शन आने लगा, क्यों ऐसे अलग अलग डिविजन्स हो गए। इवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे हम इस वीडियो में, घंटी बजते रहेगी, आपकी भी घंटी दिमाग की बजनी चाहिए कि क्या चल रहा है इसके अंदर। तो सारी बात ये निकल के आती है कि साइंटिफिकली टर्म्स में देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स वे में एनर्जी को कन्वीनियंटली अपने आप को फ्लो कराते रहने के लिए उसने, यूनिवर्स ने, सो कॉल्ड हमारे एलिमेंट्स ने ये मेथड ले लिया कि एक काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं ताकि इफेक्टिवली एफिशिएंटली एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये यूनिवर्स ने कहने लगा। उसके बाद उसी से आरएनए आने लगे। कैसे डिसऑर्डर, टेक्निकल टर्म्स में देखिए डिसऑर्डर से ऑर्डर आ रहा है, लेकिन यूनिवर्स के टर्म्स में ये है कि एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग एनर्जी है, जिस चक्कर में यूनिवर्स खुद को इस दिशा में ले गया, मगर डॉक्टर साहब सिर्फ धरती पे ही ले गया। यस अब क्या है कि कुछ कुछ लोगों की आदत रहती है थोड़ी सी खराब, अच्छा है ना, जैसे मेरी। तो तुम्हारी आदत ये धड़ाक से भाग जाते हो तो ठीक है ना, मैंने कहा है भाई जॉग ओके जॉग है ना। तो अभी क्या है, सिस्टमैटिकली समझते हैं कि क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहला जो आपने पॉइंट था जिसमें आपने जॉगिंग से शुरू की थी वो सही था, कि थर्मोडायनामिक्स डिक्टेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि एनर्जी का फ्लो अच्छे से मेंटेन करने के लिए इन चीजों का होना इसेंशियल था। क्या इसेंशियल था? नॉट एग्जैक्टली, मगर अर्थ में कंडीशंस ऐसे एग्जिस्ट करते थे दैट अलाउड फॉर सच केमिकल्स टू एग्जिस्ट। तो क्या हुआ कि क्यों अमाइनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है? अगर आप डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, आप रियलाइज करोगे दीज आर कंप्राइज्ड, या फिर इनके अंदर अलग अलग अमाइनो एसिड चेन रहते हैं, ठीक है। और आरएनए कई सारे वायरसेस, बैक्टीरिया में बहुत कम स्ट्रेन्स में आरएनए ही रहता है, वो जैसे कलेक्शन ऑफ आरएनए स्ट्रेन्स, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि आरएनए जो है एकदम प्रोटो लाइफ का फॉर्म आरएनए है। और क्योंकि आरएनए आर कंप्राइज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसलिए हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं थ्रू मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट कि लाइफ यहीं बनी है, कहीं और से आई नहीं। इंडिकेट वो ये कर रहा है कि क्योंकि इन कंडीशंस में, अर्थ में जिस तरह के कंडीशंस थे, अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, इवेंचुअली ये इवॉल्व होकर आरएनए बने। नहीं, ये मिलर, हमारी थोड़ी बहस हो सकती है इस वीडियो में। हाँ करो। बात ये है, मैं मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट ये बोलता है, उसने अमीनो एसिड बनते हुए देखे, ये बात सही है, लेकिन सवाल यहीं भी था। और आज तक अमीनो एसिड्स मिलके उनके एक्सपेरिमेंट में भी कोई लाइफ फॉर्म नहीं हो पाई है, आरएनए फॉर्म नहीं हो पाया। जिंदगी क्यों आई किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली पत्थर आ गए थे, बिल्डिंग अपने आप आ रही है, ऐसा उनका भी क्लेम है कि हमें ये नहीं पता है, हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मिल गए, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलके क्यों लाइफ बना गए, ये सवाल के जवाब मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट नहीं बोल पाया। हाँ, ये सवाल का जवाब तो उस एक्सपेरिमेंट में नहीं था,
हाँ। बट ये एटलीस्ट इतना तो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं ना कि इन कंडीशंस में बिल्डिंग ब्लॉक्स तो बन रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ है हाँ। कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स धीरे धीरे आरएनए स्ट्रेन्स में बने, और जब आरएनए स्ट्रेन्स थे ये भी उतनी पूरी तरह से सेल्फ सस्टेन नहीं थे। ओवर टाइम आरएनए रियलाइज्ड और फिगर्ड आउट अ वे टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। हाँ वो सब सही है, ठीक है, वो सब सही है, वो सब सही है, वो सब मेरा सही सवाल है। यही है, देखिए हाँ। यही इसलिए वीडियो में, इसलिए मैं बोला था आप सब भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सवाल सारा यहीं पे आके आता है कि देखिए जब आरएनए बन जाएगा, डीएनए बनेगा, नेचुरल प्रोसेस आएगा, हम अपने इवोल्यूशन की बात करेंगे, सब करेंगे, सारा मुद्दा अभी क्यों अटक रहा है? साइंटिस्ट, दुनिया भर के साइंटिस्टों के मुद्दे क्या अटक रहे हैं कि क्यों सिंपल मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स मिल गए आरएनए बनाने के लिए, क्यों यूनिवर्स उस डायरेक्शन में चला गया, क्यों यूनिवर्स बोलता है कि ऐसी चीज तो गिर सकती है, अपनी एनर्जी लॉस करके काइनेटिक बना देगी, लेकिन सेम एनर्जी मैं इसको यहाँ दे दूं हीट के फॉर्म में तो ये ऊपर नहीं जा रही। डायरेक्शन क्यों दे दी यूनिवर्स ने इस चीज को कि मॉलिक्यूल्स को मिलके आरएनए बनाना चाहिए और सिर्फ यही बने अब तक। इसको एक एस्ट्रोनॉमी में एक टर्म भी देते हैं कि द ग्रेट साइलेंस कहते हैं शायद, कि यूनिवर्स में शायद अर्थ के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कहीं जिंदगी नहीं है। क्यों? क्या वहां सेम प्रोसेस नहीं हो रहा? क्या वहां सारे सूप नहीं है? क्या वहां सारे गैसेस नहीं है? एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर जगह प्लैनेट्स मिले हैं डॉक्टर साहब, इतने प्लैनेट्स मिले जहां पे अर्थ लाइक कंडीशंस हैं, मगर फिर भी वहां पे लाइफ नहीं है। अब तक देखा जा रहा है। ओके, ठीक होनी चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, द फर्मी पैराडॉक्स, वो जल्दी आने वाली है बाय द वे। एनीवेज, हाँ अभी नाउ लाइक यू सेड कि कई सारे प्लैनेट्स हैं जहां पर सिमिलर कंडीशंस मिली गई हैं, हाँ। लेकिन वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ। करेक्ट। हाँ बट हाँ जब हमने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, हाँ। तब वो ईयर क्या बोला था तुमने कि कितने साल पहले क्या कंडीशन थी? 4 बिलियन। 4 बिलियन। ये चेंज रातों रात नहीं हुआ है। ऑब्वियसली। अगर आप इतने बड़े टाइमलाइन को कंप्रेस करोगे तो आपको शायद लगेगा, या फिर जब हम भी बात कर रहे हैं आपको शायद लगेगा कि ये रातों रात ये चेंजेस हुए। उसके बीच में भी काफी सारी नोक-झोंक है जो हम अब तक समझते नहीं है कि वो क्या हुई थी, हमें पता ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत परफेक्ट कंडीशंस होनी चाहिए थी, सब चीजें सिस्टमैटिकली होनी चाहिए थी। इसी को द ग्रेट फिल्टर कहते हैं कि शायद यूनिवर्स में कोई ग्रेट फिल्टर है जो सिंपल ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स बनने नहीं दे रहा, या फिर आगे आएगा। वो तो खैर फर्मी पैराडॉक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बात कर लेंगे। मेरा वही है यार, ये सोच के देखिए, और मैं उस सपोर्ट में हूँ कि मुझे चाहिए एक ऐसा रीजन, एक ऐसा आंसर कि यार लाइफ अपने आप आ गई सो कॉल्ड कंडीशन से, मगर फिर भी डॉक्टर साहब हमें क्यों वैसे प्रूफ आज तक नहीं मिल पा रहे हैं? मुझे इसका सवाल का जवाब नहीं पता। यस, आपके पास होगा तो कमेंट में एक डालना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यहाँ पर। हाँ। तुमने रियलाइज नहीं किया होगा, ये ऑर्गेनिकली हो गई है। हाँ। जैसे कि लाइव भी हुई थी। एनीवेज तो क्या हो रहा है, हाँ। सो माय फ्रेंड हियर इज बिलोंगिंग टू अ क्लास ऑफ थिंकर्स जिनका ये मानना है कि लाइफ इज अ कॉस्मिक एक्सीडेंट। यस, ओके, हो गई है, होने की जरूरत नहीं थी। अगर ब्रह्मांड में अर्थ क्या पूरा हमारा ये सो कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी ना हो तो पूरे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राय बराबर भी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब, I am representing हाँ. unknowingly and unwantingly a class of scientists and thinkers who say that life is a thermodynamic reality. हम जैसे लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसे कंडीशंस रेप्लिकेट की जाए तो लाइफ का फॉर्मेशन इनएविटेबल है। लेकिन प्रूफ कहाँ है? क्या एग्जैक्टली अर्थ लाइक कंडीशंस हमें कहीं भी मिली है? एग्जैक्टली, बहुत सारे में मिली है यार, मतलब एग्जैक्टली नाम याद नहीं ओके रहते। हाँ। एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल ठीक है। कमेंट्स में बताइएगा हाँ। अगर ऐसा हुआ है। मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ है, मैं तो आप अभी कह बता रहे हो देता हुआ है। हूँ। सोच के देखो, ठीक है। कितना सिंपल बात है। आप सोचिए, हम बात कर रहे हैं दुनिया में प्रोबेबिलिटी की। ब्रह्मांड में इतने सारे सितारे और उसके बाद इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारी प्रोबेबिलिटी है दुनिया में, और आपको ये लगता है कि सिर्फ अर्थ एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसी कंडीशंस ही होगी? ये तो लॉजिकल, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल वे में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि लाइफ का एज अ होल एग्जिस्ट करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि बिना एग्जिस्ट किए भी ये ब्रह्मांड वैसा ही चलता है जैसा आज चल रहा है। एंड इस बात से कॉस्मिक एक्सीडेंट वाले और थर्मोडायनामिक रियलिटी वाले दोनों एग्री करते हैं हाँ। कि लाइफ इस जो ह्यूमन लाइफ है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ इनफैक्ट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब हमारा ओवरऑल यूनिवर्स के फंक्शनिंग पे नल इफेक्ट है। नल नहीं है, नल ही है। नल नहीं है, नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। जीरो ही है। हाँ, नल इफेक्ट। क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये एक तरीका है जिससे लाइफ आ सकती है। कितने सारे प्लैनेट्स पे नहीं आई,
बिल्कुल फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल। है ना। तो अब आप जो सवाल पूछ रहे हो वो थोड़ा फिलॉसफी में भी जाता है, हाँ ठीक है। आप एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को पर्पस ऑफ लाइफ से थोड़ा इंटरमिंगल कर रहे हो। यही बात मैं आपको कल रात को भी कह रहा था। देखिए हमारे एक पर्सनल नहीं हो ये। पर्पस ऑफ लाइफ और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, मैं बहुत खूबसूरत उनके, मैं नाम भूल जाता हूँ हमेशा, नाम याद नहीं रहते, कि यार लेकिन एज अ होल लाइफ एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0 ही है। ये किसी साइंटिस्ट ने बोला था, मैं नहीं समझ, मैं नाम याद नहीं है, लेकिन सोच के देखिए फिर भी हम एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से थिंकर, जिनमें से एक ये भी है, जो ये मानते हैं कि तुमने आपने यू बिलोंग टू अ क्लास ऑफ थिंकर, आई गेस। या ठीक है, आई फॉरगॉट उस क्लास ऑफ थिंकर्स का मानना है कि लाइफ एग्जिस्ट करके खुद को ही एक्सपीरियंस कर रही है, जिसको मैं बोलता हूँ जरूरत नहीं थी। लाइफ एज अ होल एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं थी। सोच के देखिए, अगर हमारे पास पेट नहीं होता तो मुझे कोलैप्स भी नहीं करने पड़ते, जिससे कि आप लोग कभी कभी बोलते हैं कि यार तुमने कोलैप कर लिए। रीजन बीइंग कि हुआ सारा प्रोसेस ये कि पेट होता है, इस चक्कर में क्लास ऑफ ह्यूमंस ने सोचा कि थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे, फिर जब अच्छा खाना खाने लगे तो अच्छी लाइफ आने लगी, फिर उन्होंने कहा अच्छी गाड़ी चलाएंगे। इससे हमारे यूनिवर्स में डिवीजन आ गया। पेट के होने का एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई सेंस नहीं बनता है, बन गया और हम ऐसे चल रहे हैं। और मैं कोलैब करता हूं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि कोलैब मत करिए। कोलैब करने जरूरी है ताकि मूवी बना सके, जो कहां से कहां बात चलेगी। वही मैं कह रहा हूँ, अगेन दौड़ता है यार तू। नहीं, अगेन ठीक है, बट दिस क्लास ऑफ थिंकर विल फर्स्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो बात ये है, देखिए मैं बोला था इस वीडियो में आपको सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, बहुत सवाल मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो देखिए, पहले तो ऐसा होता है कि जो आप कह रहे हो ना, आप अभी भी शायद से दो अलग अलग चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर रहे हो, है ना। तो अभी क्या होता है कि मेरा ये मानना है, ये फिलॉसफी में आती है चीजें, ठीक है। तो फिलोसफिकली आई थिंक कि अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग लाइफ का एग्जिस्ट करना प्रोबेबिलिस्टिकली 0 चांसेस है, डिस्पाइट दैट हम करते हैं एग्जिस्ट। ये हमारे लिए मौका देखो। और जैसा मैंने कहा कि हम जब बात करते हैं ना, हम बहुत लंबी टाइमलाइन को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। इवेंचुअली हो सकता है कि अभी ये भी नहीं पता कैसे होगा, मगर एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट पूरी धरती मिटा सकता है आराम से, है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जो होता है ना स्टैंड का जो कण होता है, वही अगर उतना ही एस्ट्रॉइड स्पीड ऑफ लाइट से अर्थ को इम्पैक्ट कर दे तो अर्थ खत्म है। हाँ, राय का दाना। अगर इतनी कम प्रोबेबिलिटी होने के बाद भी कई पुश्ते अपनी जिंदगी जी गए 80 90 साल की, और उनके रहते ये सब उनका काम है, जो हम आज बता रहे हैं, है ना। और इससे हमें धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। कई लोग का ये कहना है कि हम एक एनोमली हैं। तो ये एक मौका है कि भाई हम पूरे यूनिवर्स में इकलौते ऐसी चीज हैं जो ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इनको कुछ सेंस दे सकते हैं। और इवेंचुअली क्या होगा कि अगर इतनी कम इतने छोटे से इंसिडेंट से अगर पूरी की पूरी लाइफ वाइप आउट हो सकती है, क्या मालूम उसके बाद वैसे फिर कंडीशंस बने ही ना अर्थ पे। अगर लाइफ ही वाइप आउट हो सकती है, तो ये जो 80 साल हैं, जो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ओवरऑल इतने बिलियंस ऑफ इयर्स में तो हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा। जो करना है वो आप करो। ये एक जर्नी है जो आपके लिए लॉन्ग इनफ है कि आप बहुत कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत सवालों के साथ इवेंचुअली खत्म भी हो सकते हो। देखो मैं बोलना चाहता हूँ बट ये लिमिटलेस, ये लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली, लेकिन इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। हम मोटे मोटे तौर पे हम क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं जो इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे बचे हुए हैं। हमारे पुश्ते जाते हैं, वही मॉलिक्यूल्स दोबारा असाइन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं और हमको जन्म दे देते हैं। लेकिन बात यही कहता हूँ कि मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई लामका कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हम कुछ भी कर ले इवेंचुअली खत्म हो जाता है। कोई फिलोसोफर था, बाय द वे, मुझे ये मत समझना कि मैं थोड़ा डिप्रेस हूँ लाइफ से, लेकिन फिलोसफी बातें करते करते आ जाती है कि फिलोसोफर ये कहता है कि बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जो पैदा नहीं हुए। अच्छा, फिर वो जो पैदा होके गुजर गए। अब बदकिस्मत है हम लोग जो जी रहे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं। एनीवेज, खत्म करते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट पे। मैं तो खुशकिस्मत हूँ भाई, तुम अपना देख लो। चलिए, अंकित साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को सुनने का आपका शुक्रिया। अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमें बताते रहिए कि कैसे कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें ये भी बताना है मुझे आपको कि हम तो यार कोलैब करना पड़ेगा, थोड़ा पेट की बात है, इवोल्यूशन। एनीवेज, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।